इमरान खान की दाढ़ी से और दलेरी से कौन कौन डरता है, ये वाकया क्या है? आप लोग खौफ से मर क्यों नहीं जाते? चीफ जस्टिस एक्शन में आ गए और कहा कि आर्मी के करप्ट अफसरान का एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? कौन अवाम से मुखलस नहीं है? और आर्मी चीफ से चंद गुजारिशात आज हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। पाकिस्तान के नामसाद हालात माशी दौर के ऊपर हों, कानून, आइन और इंसाफ के हवाले से हों तो सब गोरखधंधा बने हुए हैं। लेकिन ये गोरखधंधा बड़ी हद तक जो उलझा हुआ था, सुलझा तो नहीं, लेकिन इस गोरखधंधा जिसका मतलब ये होता है कि ना समझ में आने वाली बात, ये लोगों को बातें समझ में आ गई हैं, लोग बाशऊर हो चुके हैं, उनको सब पता है कि ये सारे काम किस किस सुराख से निकलते हैं और कौन ऐसे करता है। जो इमरान खान जेल में हैं उनके बारे में जो उनके अपने हैं वो तो पता करने की कोशिश करते हैं, वो कैसे हैं, किस हालत में हैं, शेव की नहीं की, दाढ़ी रखेंगे नहीं रखेंगे। मगर वहीं पर जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं और बाकी सियासी जमातों के लोग हैं और ख़ासकर जो इमरान खान के मुखालफिन हैं, वो भी मालूम करने की कोशिश करते हैं कि खान साहब किस हालत में हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि हमसे बड़ी गलती हुई जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात हम अपने अवाम को तो हल्के में नहीं बता सकते। फिर वो सहाफ़ियों से, जो काबिल सहाफ़ी हैं, ज़ाहिर सहाफ़ियों की और सियासतदानों के आपस में अच्छे मरासम होते हैं, तो हबीब अकरम से मुस्लिम लीग नून के लोगों ने फ़ोन करके ये पूछा, और एक नहीं, दो नहीं, 3 से ज़ायद लोगों ने ये बात की। तो हबीब अकरम बताते हैं कि मुझे एक मुस्लिम लीग नून के एम रहनुमा ने फ़ोन किया और उन्होंने पूछा कि भाई क्या ये बात दुरुस्त है कि जो इमरान खान हैं उन्होंने दाढ़ी रख ली है? तो हबीब अकरम उनको जवाब देते हैं कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि इमरान खान ने दाढ़ी रखी या नहीं रखी, ताहम मुझे आप ये बताएं कि आप ये क्यों बात पूछ रहे हैं, इस बात का क्या तल्लक सियासत से और बाकी हालात से? तो वो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो बड़े को दानश्वर किस्म के आदमी निकले। उन्होंने कहा, देखिए हबीब अकरम साहब, अगर तो इमरान खान ने दाढ़ी रख ली तो ये होगी मज़लूमियत की अलामत बन जाएगी, और अगर दाढ़ी ना भी रखी और बगैर दाढ़ी के शेव करके बाहर आ गया तो ये दलेरी की अलामत बन जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए तो मुखालफिन जो हैं वो इमरान खान साहब की दाढ़ी से भी डरते हैं और दलेरी से भी डरते हैं। और एक शख्स जो जेल में है, जिसको सज़ा दे दी गई, अब वो इलीगल तरीके से जेल में है, जबकि अदालत ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनकी सज़ा ख़त्म करते हैं, और उसके बावजूद वहाँ पे वो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जिस शख्स से इतना खौफ कि आप इलेक्शन ना करवाएं, जिस शख्स से इतना खौफ और डर कि अगर उसने दाढ़ी रख ली तो उस रूप में अगर बाहर आ गया तो वो मज़लूमियत शो होगी और पाकिस्तान के अवाम की वो हमदर्दियाँ समेट लेगा, तो फिर क्या बनेगा आप लोगों का? इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट डरी, इमरान खान से हर वो इदारा डरा जिसको इमरान खान ठीक करना चाहता था, और मुखालफिन भी डरे। और नवाज शरीफ साहब इवन देख लीजिए कि जिस दिन इमरान खान को हाई कोर्ट ने ज़मानत दी उस दिन वो लड़खड़ा के लंदन में बैठे हुए कि ये हो क्या रहा है। बहरहाल जिस शख्स की दाढ़ी और दलेरी से लोग डर जाएं, समझ लें उसने अपने हिस्से का काम कर दिया। किसी भी सियासतदान को ऐसा होना चाहिए कि उसके बैरूनी दुनिया में एहसासें न हों, वो भाग कर वहाँ ना जाना चाहे, वो जेल में ही रहना चाहे, वहीं पे रहे, वो चाहे नवाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, कोई भी हो। हमें अपने आप को बेहतर करना है, सही मानों में अवाम का हकीकी नुमाइंदा साबित करना है, मुल्क और कौम के लिए सोचना है, आखिरत के लिए सोचना है, और इस दुनिया के अंदर रहते हुए ऐसे काम करने हैं कि आगे की तैयारी हो, मौत को आप गले लगा लें, जेल को अपना घर बना लें। आपको कोई खौफ आर लालच हवस कुछ भी नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा कब होगा? ऐसा हो रहा है और आइंदा भी होता रहेगा, लेकिन थोड़े लोग हैं जो इस माइंड सेट के हामिल हैं। फिर आप देखिए कि आप लोग खौफ से मर क्यों नहीं जाते, और इस बात के ऊपर क्यों नहीं मर जाते कि कहा गया कि जो आर्मी और हुकूमत है वो मेशत को मिलजुल कर ठीक करेंगे। इस बात के ऊपर, इस खौफ से मर जाना चाहिए कि बताइए कि क्या तुक बनती है कि जो आर्मी है और जो हुकूमत है,
अभी तो निगरान थी, और इससे पहले तो पीडीएम की हुकूमत भी ऐसे कहती थी कि हम और आर्मी जो है वो मिल के मुल्क की मैशत को ठीक करें। कि भाईजान, आर्मी का तो ये काम नहीं है, उनका तो काम सरहदों की हिफाजत करना है, उनका तो ये काम बिल्कुल सरे से नहीं होना चाहिए, ये तो सीधी सीधी मुदाखलत है। तो जब आप लोग ये सारी चीज़ें कहेंगे, करेंगे, और फिर इससे कबल आप देख लीजिए कि आर्मी क्या क्या नहीं करे। आईटी उनके पास, ज़मीनें उनके पास, डीएचए उनके पास, यानी कि कोई शुबा ऐसा नहीं है जिसके अंदर उनकी प्रेजेंस नहीं है और जिसके अंदर वो नहीं घुसे हुए। तो फिर ये काम रह गया था मैशत वाला, कि जिसको सरेआम और खुलेआम बयान दे के आप कह रहे हैं कि हुकूमत और फ़ौज जो है, आर्मी मिल के मैशत की बहाली के लिए हम काम कर रहे हैं। ये अनवारुल हक काकड़ का बयान है गुज़श्ता रोज़, जो सलीम साफ़ी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो ये बयानात और इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो चाहे पीडीएम दे या चाहे काकड़ साहब दें, ये किसी सूरत नहीं होने चाहिए। फ़ौज का काम ये नहीं है कि वो मुल्क की मैशत को ठीक करते फिरें और अपने बाकी जो काम हैं उनको वो छोड़ दें। फिर आप देखिए कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो एक्शन में आए, और चीफ़ जस्टिस ने एक बड़ा दबंग सा आज रिमार्क्स दिए। इसको दबंग नहीं कहना चाहिए, एक रियलिटी है। ये एक एप्लीकेशन दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से नैब के हवाले से, कि अगर नैब का इदारा जो है वो करप्शन के मामले के ऊपर सिविलियन का ट्रायल कर सकता है, उनके ऊपर केसेस बना सकता है। तो ये जो आर्मी वाले लोग हैं, क्या ये आसमान से उतरे हैं? क्या ये मनो सलवा खाने वाली कौम है? तो आर्मी की भी तो कितने करप्ट अफसरान हैं, यानी कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर करप्शन के केसेस, यानी कि इल्ज़ामात लगे। वो जो पापा जॉन वाला पिज़्ज़ा वाला बंदा था उसके ऊपर लगे। जनरल बाजवा के ऊपर 12 अरब रुपए की करप्शन का स्कैंडल आया। इन तमाम की असासे चेक करें, इनके अकाउंट्स चेक करें, इनके बीवी बच्चों के अकाउंट्स चेक करें, तो इनकी तनख्वाह जो है वो चंद लाख रुपए है माहाना, और इनके पास अरबों रुपए कैसे आगे चलें, करोड़ों को भी मान लिया जाना चाहिए था। तो आर्मी के हवाले से ये कहा गया कि इनका भी जो है वो एहतसाब होना चाहिए, और इनको भी आम सिविलियन जो अदालतें हैं वहाँ पे पेश होना चाहिए। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज बहस करते हुए उस दरख्वास्त के ऊपर अगर ये बात कही है, तो इम्प्लीमेंट करवाना तो नहायत ही मुश्किल है, लेकिन चलें आपने कह दिया, इसके ऊपर भी आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। मगर मसला क्या है कि भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तजाद है और फ़र्क है जमहूरी तौर के ऊपर, इंसाफ की असूलों में, और बिटवीन द आर्मी। वो कैसे है? देखिए, जज्बात हमारी फ़ौज के भी हैं, जज्बात भारतीय फ़ौज के भी हैं। हक अपने आप को वो भी समझते हैं कि हम हक पे हैं, लेकिन हम असल हक के ऊपर हैं। लड़ते वो भी अपने मुल्क, कौम और मज़हब के लिए हैं, और लड़ते हम भी अपने मुल्क और कौम और मज़हब के लिए हैं। तनख्वाह वो भी लेते हैं, तनख्वाह हम भी लेते हैं। दोनों ममालिक की आर्मी कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करती। अगर वो रात को जागती हैं और आवाम सोती है तो ये उनकी नौकरी है। हाँ, अगर उनकी नीयत अच्छी होगी, दुनिया से चले जाएंगे, उनका मुश्किल काम है, जन्नत में जाएंगे, रिवॉर्ड मिलेगा इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। फिर देखिए कि फ़र्क क्या है कि वहाँ की जो आम सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, उनके आम फौजी से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जो है, अगर कोई गलती करें, किसी को रोड पे चलते हुए गाड़ी के नीचे दे दें, किसी से बदतमीजी करें, या उनके ऊपर कोई करप्शन का केस हो, तो वो आम अदालतों में जहाँ पे सिविलियन पेश होते हैं, उन्हीं अदालतों के अंदर भारत में कानून है वो वहाँ पे पेश होते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये कुछ भी कर लें, आम अदालतों के अंदर पेश होना दूर की बात, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये उल्टा सिविलियन को अपनी अदालतों में बुलाते हैं, और प्लस क्या करते हैं कि ये कुछ भी स्याह और सफ़ेद कर लें, ना इनका अपनी अदालतों में पूछा जाएगा, ना ये सिविलियन अदालतों में जाएंगे। इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं पूछ सकती, इनको यूनाइटेड नेशन नहीं पूछ सकता, अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, कि आपने ऐसे क्यों किया। तो जब मुल्क के अंदर बुनियादें ऐसे रखते हैं और साबित हो जाए कि एक मुल्क के अंदर दो फोर्सेस हैं, दो रियासतें हैं, एक मुल्क नहीं, ये दो मुल्क हैं, उनकी अपनी अदालतें हैं, उनका अपना बजट है, उनका अपना इंसाफ का निज़ाम है, उनकी एक अपनी काबीना है, उनका अपना सिस्टम है, तो फिर भाईजान या तो बंटवारा कर लें, या फिर ये खिलवाड़ नहीं करें, दूसरों के घरों में घुस के मत मारें उनको। तो अब आर्मी के हवाले से कह दिया गया चीफ जस्टिस की तरफ से कि इनका भी एहतसाब होना चाहिए। अल्लाह करे एहतसाब हो, लेकिन इस मुल्क के आइन के साथ गद्दारी करने वालों को सज़ा सुनाई गई थी, उनका हशर क्या हुआ आपने देख लिया, किसी को आज तक सज़ा नहीं हुई। ये इनको अल्लाह ही पूछेगा, दुनिया में तो पूछा जाना हमें लगता है कि ये मुमकिन नहीं है किसी भी सूरत में। फिर आप देखिए कि किस तरह से कहा गया कि अवाम के साथ ये जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं ये मुखलिस नहीं हैं,
اور آرمی چیف سے ہم گزارش کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت, اس کے بعد مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے, پھر پیپلز پارٹی اور پھر باقی جماعتیں ہیں. کہا گیا کہ یہ جو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ آرمی چیف جب وہ کراچی میں اور لاہور میں بزنس مینوں سے ملاقات کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ مخلص نہیں ہے تو پھر کون مخلص ہے؟ انہی کو تو آپ لے کے آتے ہیں, یہی تو جمہوری لوگ ہیں, یہی تو اصل میں عوام کے نمائندے ہیں, جیسے کیسے بھی ہیں, کرپٹ ہیں, صحیح ہیں, نیک ہیں, پاک ہیں. لیکن اگر یہ مخلص نہیں ہے تو پھر مخلص کون ہے؟ اگر آپ مخلص تھے تو پھر ملک کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ آپ دیکھیے کہ ان سیاستدانوں کے پاس کیا ہے, کوئی اختیار تو ہے نہیں, آزاد یہ نہیں ہے. تو آپ کے پاس تو ساری چیزیں ہیں, ہر ایک چیز کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے, عدلیہ سے لے کے, میڈیا سے لے کے, ملکی معیشت سے لے کے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لے کے, ملکی جو زمینوں سے لے کے, آئی ٹی سے لے کے, ہر شعبے کے اندر آپ نے اپنے جو قدم ہیں وہ جما رکھے ہیں. اور الزام اس کا تین بڑی سیاسی جماعتوں کو دینا کہ وہ عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے. پیپلز پارٹی بھی مخلص ہے عوام کے ساتھ, نون لیگ بھی مخلص ہے عوام کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف بھی مخلص ہے, ایون جماعت اسلامی اور زیادہ مخلص ہے, مولانا فضل الرحمان بھی مخلص ہیں, ایون MQM بھی مخلص ہے. مسئلہ ہے تو کسی اور کا ہے. لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ان سیاستدانوں کو ہی چور, ان عوام کو ہی برا بلا کہنے کے بجائے اور ان سیاستدانوں کو گندا کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے, بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ الزام دیں. یہ بات کسی صورت بھی قابل قبول اور یہ درست نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.